कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद। दोस्तों आज आपके सामने बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताऊं। मैं दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ और कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ। तो दोस्तों मैंने IFRS का शायद आपने नाम सुना होगा, ACCA लंदन इंस्टीट्यूट से इसका डिप्लोमा किया है, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने महारत हासिल की है। ये क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे शुरू करते हैं, ये सारी बातें मैंने एक डिप्लोमा करके कंप्लीट की। तो दोस्तों आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं आज जो बताने वाला हूँ आपको, ये बताने वाला हूँ कि हमारा जो पेपर है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, ये पेपर है दोस्तों हमारा कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। 70 मार्क्स और बेटे 30 मार्क्स। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी कंपनी अकाउंट्स की क्लासेस पेन ड्राइव या फेस टू फेस या यूट्यूब में जरूर देखी होंगी। इसी तरह से ऑडिटिंग भी जरूर देखा होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आजकल जनरली बच्चे या टीचर्स कंपनी अकाउंट्स में 10 नंबर का ऐसा पार्ट बिल्कुल भी नहीं करा रहे जो बार बार पेपर में आ रहा है। जी हाँ, आप हैरान हो जाएंगे अगर आप लास्ट एग्जामिनेशंस देखने शुरू करें। जून दिसंबर, ये कहानी खत्म ही नहीं हो रही बेटे। जब से न्यू सिलेबस आया उस दिन से अभी तक, आज तक बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होती है, कौन इशू करता है, IFRS क्या होती है, US गैप्स क्या होते हैं। बेटे आजकल तो इंड एज का जमाना आ गया, तो बेटे इसके ऊपर आजकल 10 नंबर के 2-3 केस स्टडीज या 2-3 थ्योरी के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आज का जो मैं ये कारवां शुरू कर रहा हूं बेटे स्पेशली आपके भले के लिए कर रहा हूं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम करने जाएंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम ये सीखेंगे, क्योंकि बेटे आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आपने मेरी कंपनी अकाउंट्स और ऑडिटिंग की लेक्चर जरूर देखे होंगे। बेटे आज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होती ही क्या है, इसका क्या फायदा है, कौन बनाता है। दैट इज, मैं सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस। बेटे ध्यान से अगर बैठेंगे, यकीन मानिए बहुत फायदा होने वाला है आपको, क्योंकि बेटे कोई टीचर इसको करा नहीं रहा और आप भी लास्ट में 5-6 दिन पहले हल्का फुल्का देखते हैं और उस दिन पेपर में टाइम ही नहीं मिलता है। एक दिन पहले 8 घंटे तो रहे होते हैं और बेटे फिर आपके पेपर में आता और आप बस बुच्चड़ करके क्या लिखते हैं आपको खुद ही नहीं पता। तो बेटे आइए हम उस 10 नंबर को इकट्ठा कर लें। बेटे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपके 80+ लेकर आऊं कंपनी अकाउंट्स। तो बेटे कंपनी अकाउंट्स में 80+ आने के लिए बेटे 70 मैं कहता हूं प्रैक्टिकल, 60, 10 मार्क्स AS और 30 मार्क्स ऑडिटिंग। यकीन मानिए अगर आपने ईमानदारी से AS का ही आने वाला लेक्चर सुना और आने वाले लेक्चर्स मैंने जो AS के ऊपर स्पेसिफिकली लिए उनको सुना, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है 80+ से कम आ जाए। कहते हैं बेटे हम जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा होता है। तो आप बड़ा सोचिए कि 80+ आएंगे और बेटे जैसे ही 80+ आएंगे आपके पूरे ग्रुप्स में एवरेज निकल जाएगी। आइए बेटे मैं पहली बात तो ये बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर मैं ये कहूंगा हु इशूज स्टैंडर्ड्स। बेटे स्टैंडर्ड्स अलग अलग प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, कौन सी स्टैंडर्ड्स होती हैं, इशू कौन करता है, और बेटे लास्ट में
नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यकीन मानिए अगर आपने नीड समझ लिया तो जितनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। तो बेटे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? बेटे मैं आपको एक बात कहूंगा, आप मुझे एक चीज बताइए, आपका जमाना था स्कूल का, आप स्कूल में जाते थे? आजकल आपके भाई बहन स्कूल में जा रहे हैं? बेटे बेटे हमारे हिंदुस्तान में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ईयर माना जाता है। मतलब एक बच्चा जब इस क्लास में पढ़ता है और पेपर देता है और पास हो जाता है तो बेटे उसको 31 मार्च को अगली नेक्स्ट क्लास में भेज देते हैं। और बेटा ये पूरे साल इसने क्या किया, इसका ब्यौरा, इसकी नॉलेज, इसकी इंफॉर्मेशन बेटे एक कार्ड में बनाई जाती है। बेटे एक कार्ड में बनाई जाती है, उसको रिपोर्ट करते हैं बेटे हम। किसको? उस बच्चे के पेरेंट्स के पास, जो असली में मालिक है उस बच्चे के। तो बेटे पेरेंट्स को वो रिपोर्ट कार्ड दी जाती है। अब कई बार बच्चे बहुत तेज होते हैं तो हमने वहां लिखा होता है कि आप इस कार्ड को अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा के लाना। तो बेटे सिग्नेचर होते हैं। मैं भूपेश आनंद बड़ी सिंपल सी रोजमर्रा की जिंदगी की बातों को करूंगा और आपके सामने एक इंफॉर्मेशन लाऊंगा। हम चर्चा करेंगे, कुछ भी रटेंगे नहीं बेटे कि एस के पीछे के कारण क्या था। बेटे कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता तदा तदा अभ्युत्थानम सृजाम्यहम्। शायद आपने श्लोक सुना होगा कि जब जब धर्म की हानि हुई किसी न किसी ने अवतार लिया और धर्म की स्थापना की। बिल्कुल बेटे आज मैं आपको बता रहा हूं कि धर्म की हानि कहां हो रही है। बेटे ये रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर कौन करता है? टीचर, क्लास टीचर। बेटे पूरे वर्ष आपने क्या किया? आपने छुट्टियां कितनी मारी? कौन सा सब्जेक्ट में कितने नंबर लिए? म्यूजिक में क्या किया? स्पोर्ट्स में क्या किया? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में क्या किया? इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बेटे एक कार्ड में दी जाती है, उसको बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड। और बेटे रिपोर्ट कार्ड एक फाइनल, मैं कहता हूं रिपोर्ट कार्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट। बेटे रिपोर्ट कार्ड एक इंस्ट्रूमेंट है with which parents can get an idea of their what अपने बेटे या बेटी के बारे में उनको काफी हद तक ज्ञान हो जाता है। और बेटे मान के चलो कि अगर वो रिपोर्ट कार्ड क्लास टीचर ने गलत बनाई, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड बनाने के बेटे कुछ रूल्स हैं हर स्कूल में, कुछ बेटे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों बेटे? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड बेटे बादाम रोगन का काम करता है। पूरे 12 महीने का एक क्रक्स, एक जूस, एक संतरे का जूस निकाल कर रिपोर्ट कार्ड में देते हैं। तो बेटे रिपोर्ट कार्ड बनाने के कुछ ना कुछ नियम तो होने ही चाहिए। बेटे बिना नियम के तो इस दुनिया में कुछ चलता ही नहीं। सूर्य भगवान सुबह उदय होता है नियम से, शाम को अस्त होते हैं नियम से, चंद्रमा आता है नियम से, धरती घूमती है नियम से, क्रिकेट खेलते हैं नियम से। आपको पता है कि क्रिकेट खेलने में 22 स्क्वायर यार्ड लगते हैं, 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होती है, नियम है बेटे। आप देख लीजिए, ये हम जो क्रिकेट खेलते हैं बेटे, यहाँ पे बैट्समैन होता है, यहाँ बॉलर होता है, यहाँ एम्पायर होता है, यहाँ लेग एम्पायर होता है, यहाँ थर्ड एम्पायर होता है। बेटे 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं और बेटे 2 स्टेडियम में बैठे होते हैं ऊपर। बेटे क्या है ये? बॉल का एक साइज है, बैट का एक साइज है बेटे, 22 स्क्वायर यार्ड की पिच है। क्या बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में आप कोई भी चीज खेलें, शतरंज खेलें, फुटबॉल खेलें, टेबल टेनिस खेलें, क्रिकेट खेलें, एग्जाम्स दें, रिपोर्ट कार्ड बनाएं, बेटे हर किसी के कुछ ना कुछ
टेक्निक्स हैं बेटे, बेटे कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ नियम हैं, और बेटे उन्हीं नियम को फॉलो करके ही आप आगे चल सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी बेटे। क्योंकि तभी तो ऐसा थोड़ी है बेटे पाकिस्तान में जाएंगे तो हम 25 के यार्ड के पिच में खेलेंगे, बड़े बड़े बैट लेके खेलेंगे, ये बड़ी बड़ी बॉलें लेके खेलेंगे साउथ अफ्रीका में, नहीं बेटे। बेटे पूरी दुनिया में हम जहां पे भी क्रिकेट खेलते हैं बेटे सेम नियम से खेलते हैं। तो बेटे इसी तरह से मुझे आप ये बताइए कि एक कंपनी है, एक कंपनी आपके सामने, देखो मैं आपके सामने रखता हूँ एसीसी सीमेंट, ठीक है जी, मैंने कंपनी रखी एसीसी सीमेंट, मैंने दूसरी कोई कंपनी रखी, ऐसे ही बेटे समझाने के लिए कह रहा हूँ ना, डॉक्टर रेड्डी दवाइयां बनाती है, बेटे मारुति सुजुकी, बेटे मारुति सुजुकी, बेटे इन्फोसिस। अब बेटे ये कंपनीज जो हैं इन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया हुआ है बेटे, बेटे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया हुआ है और डिवेंचर होल्डर से भी पैसा लिया हुआ है। तो बेटे 1 वर्ष हो गया इस पैसे को यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या इस कंपनी को भी उस बच्चे जैसे, इस कंपनी को भी उस स्कूल के टीचर जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? मैं तो कहूंगा, इसको बोलूंगा कि बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुछ नहीं, रिपोर्ट कार्ड है बेटे, रिपोर्ट कार्ड है। जैसे एक बच्चे की रिपोर्ट कार्ड होती है वैसी बेटे कंपनी की रिपोर्ट कार्ड होती है, और उस रिपोर्ट कार्ड में बड़े सारे खाने होते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से बेटे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट कार्ड में भी फॉर्मेट होते हैं बेटे। आजकल तो हमारा शेड्यूल 3 आ गया बेटे, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 बेटे ये कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बेटे ध्यान से सुनना, बेटे आप ढीले बैठ रहे हो, बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक तो बैलेंस शीट होगी, और बेटे बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो गया, जैसे 1956 में था चेंज हो गया, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होगा बेटे, स्टेटमेंट होगी, इसका भी बेटे फॉर्मेट चेंज हो गया, और एक बेटा नोट्स टू अकाउंट्स, बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेटे ये कंपनीज एक्ट 2013 ये कह रही है कि अगर एक कंपनी 12 महीने जो भी कुछ करती है बेटे उसकी जर्नल एंट्रीज पास करती है, आपको पता ही है बेटे। बेटे पहला स्टेप जर्नल एंट्रीज, दूसरा स्टेप मेरे बेटे लेजर अकाउंट्स, थर्ड स्टेप मेरे बेटे ट्रायल बैलेंस, और बेटे फोर्थ स्टेप क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। तो बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के भी तो बेटे कोई रूल्स, बेटे कोई प्रोसीजर्स, बेटे कोई टेक्निक्स होती होंगी या नहीं होती होंगी, आप सोचिए और बताइए। बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कुछ भी नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि भाई स्टैंडर्ड की जगह गए खाना खाने, 5 स्टार में गए खाना खाने, सागर रत्ना में डोसा खाने गए, और अगर आपने किसी वैन के यहाँ डोसा खा लिया तो आप कहेंगे हम स्टैंडर्ड में नहीं गए। स्टैंडर्ड का मतलब है एक पर्टिकुलर उसने कुछ नॉर्म्स को फॉलो किया हुआ है। जैसे आप किसी भी 5 स्टार में जाएं तो उन्होंने कुछ नॉर्म्स को फॉलो किया है, तभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म उनको 5 स्टार लगाने में अनुमति दे देती है। बेटे कुछ होटल 7 स्टार होते हैं, उसमें कैफे कॉफी शॉप खुली रहती है 24 घंटे, इसका मतलब वो नॉर्म वो वाले फॉलो कर रहे हैं, तो बेटे उनको कहते हैं तो आप 7 स्टार हो। बेटे कुछ आपके घर के आसपास होंगे होटल छोटे मोटे, बेटे ना तो वो 5 स्टार है, ना वो 7 स्टार है, ना वो 3 स्टार है, क्योंकि बेटे कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। उस चीज के लिए
बिल्कुल उसी तरह से मैं कहता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आज हम करने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। एक तो बेटे मेरे इंस्टीट्यूट ने, एक हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है बेटे, एक क्या है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। बेटे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स निकाले। बेटे एक है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटे देख लो स्टैंडर्ड्स की बात बार बार हो रही है बेटे, स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स। बेटे बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है दोज टेक्निक्स with the help of which accounts of an entity should be prepared। बेटे आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है बेटे। अगर समझदार हो गए ना तो भले मैंने सारे नोट्स दिए हैं, आपको बुक मिल चुकी है बेटे। पहला व्यक्ति ऐसा जिसने बेटे एएस के ऊपर भी एक बुक निकाल दी है, ये बेटे बुक आपको मिलने वाली है, ये मिल चुकी होगी अगर आपने पेन ड्राइव या फेस टू फेस ली होगी। और यूट्यूब भी है तो बेटे आप ले सकते हैं, यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होती है बेटे, ऐसे नियम बेटे, ऐसी टेक्निक्स बेटे, ऐसे मेथड्स बेटे, ऐसी ट्रीटमेंट्स जो हमें फॉलो करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय। बेटे कौन इशू करता है? जैसे मैंने कहा जी पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैंने बता दिया बेटे। इसी तरह से सीएस इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स निकाली हुई है कि भाई अगर आप सेक्रेटरी ऑडिट करते हैं या रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो फिर आपको ये बातों को फॉलो करना पड़ेगा बेटे। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो बेटे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का नाम ले चुका है बेटे, उसने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाली है बेटे। इसी तरह से आपने देखा कई जगह लिखा होता है खाने पानी पीने की चीजों में एग मार्क, आईएसआई मार्क, डायमंड खरीदते हैं हॉल मार्क बेटे। सब क्या है, क्या चीज है बेटे ये? इसका मतलब आपने कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो बताई गई हैं उनको फॉलो किया है, तो हम आपको कहते हैं कि आप इस चीज में बेस्ट है। तो बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? बिल्कुल बताएंगे बेटे। हमारे देश में 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका बोलबाला, और मैं तीनों इंस्टीट्यूट्स का मेंबर भी हूं बेटे। एक है बेटे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बेटे, एक है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और एक है इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क अकाउंटेंट्स या जिसको आजकल हम आईसीएम में कहते हैं। तो बेटे ये जो बॉडी है ना हमारे देश में सुप्रीम बॉडी है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, बताने के लिए। तो बेटे इसने एएस निकाले, तो बेटे इसने एएस के साथ साथ आजकल इंड एस भी आ गया, वो बताऊंगा कि इंड एस क्यों है। आईसीएसआई बेटे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, और बेटे आईसीडब्ल्यूआई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेटे हमारे कोर्स में कंपनी अकाउंट्स में, क्योंकि बेटे हम कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं, तो बेटे एग्जीक्यूटिव लेवल में कंपनी अकाउंट्स में हम यहां पर क्या करने वाले हैं बेटे? बेटे झुक के क्यों बैठ रहे हो बेटे? देखो ना बेटे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो मैंने बताया हु हैज इशूड, मैंने बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं why there is a need of accounting standards, why there is a need of accounting standards। बेटे बिल्कुल प्यार मोहब्बत से सुनना, और अगर समझदार हो गए ना तो बेटे कुछ न कुछ रजिस्टर में या जो बुक मिली है ना आपको उसके मार्जिन में लिखते जाओगे, हाइलाइटर से हाईलाइट करोगे
कुछ ना कुछ लिखोगे। खाली ये क्लास सुनकर आप अपना नुकसान नहीं करोगे। बेटे इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या? टाइम, समय। बेटे आप तो समय लगा रहे हो ना ये वीडियो सुनने के लिए, तो बेटे प्लीज मेरा अंदर से इच्छा है कि आप जब आधा घंटा 1 घंटा ये सुन रहे हैं तो बेटे आपको फायदा हो। भले बेटे मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, कोई बात नहीं बेटे, आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशी, आपके माता पिता की खुशी से ही मेरी खुशी अपने आप आ जाएगी। वो साइंस है बेटे, वो आप नहीं समझेंगे। आप बस ईमानदारी से जो कह रहा हूं बेटे वो करो। मैंने कहा नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पता है, आपको पता है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना हो तो सबके सब लोग अपने हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने लग जाएंगे। पता है आपको? और सब अपने हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट को सोचना लग जाएं और अपने लॉजिक्स देने लग जाएं, अपनी जस्टिफिकेशंस देने लग जाएं। और बेटे वो अपनी जगह सही भी होंगे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वो गलत होंगे। कहने का मतलब है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना हो किसी देश में तो उस देश की जो एंटिटीज होती हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, ऐसे एनजीओस, बेटे ये सब क्या करेंगे? अपने लॉजिक्स के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी जस्टिफिकेशन के हिसाब से अपने लॉजिक्स देंगे और अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, और वो सब सही होंगे, गलत नहीं होंगे। सबकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बिल्कुल ठीक होंगी, गलत नहीं होंगी। लेकिन बेटे एक चीज बताओ, जब एक ही देश में सब अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं सीमेंट कंपनीज की, एक कंपनी का नाम है एसीसी सीमेंट, दूसरी कंपनी का नाम है बांगड़ सीमेंट, सुना होगा नाम आपने बांगड़ सीमेंट। एक कंपनी का नाम है जेके सीमेंट, एक का नाम है बिरला सीमेंट। बेटे सारी की सारी कंपनीज क्या बनाती हैं? सीमेंट बना रही है। बेटे लाइमस्टोन खरीदती है उड़ीसा से, वो बेटे उसका सीमेंट बना देती है। आप बताइए कि अगर एसीसी सीमेंट अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए और बांगड़ सीमेंट अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए और जेके सीमेंट भी बनाए और बिरला भी बनाए, और मान के चलते हैं कि इन सभी के पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सीमेंट कुछ रह गया है, मान के चल रहे हैं कि इन सभी के पास कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। कब पड़ा है बेटे? कब होता है? 31 मार्च को पड़ा है। और कब पड़ा है बेटे? साल के आखिरी में पड़ा है। और कब पड़ा है? इन सभी के पास 31 मार्च को कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, पड़ा है। बेटे जब क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। बेटे बिल्कुल वैल्यूएशन करेंगे। आप बताइए कि अगर ये सब अपने हिसाब से वैल्यू करना शुरू कर दे, आपको पता है बेटे स्टॉक की वैल्यूएशन करने में 4-5 तरीके, फीफो, लिफो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वेटेड एवरेज, अलग अलग तरीके। बेटे आप ये बताइए अगर इन सभी के मेथड्स अलग अलग होंगे तो बेटे प्रॉफिट भी अलग अलग आएगा। तो क्या एक इन्वेस्टर जो बेटे रामलाल है, जो बेटे सुबह सुबह अपने घर से चला जाता है बेटे जॉब करने के लिए, और राम प्यारी उसको लंच बॉक्स देती है और ये बेटे जॉब करने के लिए सुबह सुबह चला जाता है और बेटे रात को घर पहुंचता है, जिंदगी में कुछ पैसे इसने बचाए, अब ये पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है। आप बताइए बेटे, सोच के बताएं, ये पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मुझे बताइए ये पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन कंपनीज में करना चाहता है, किसी भी एक कंपनी में। अब बेटे एसीसी सीमेंट ने किसी अलग तरह से ट्रीटमेंट किया, बांगड़ सीमेंट ने कुछ अलग तरह से किया, जेके सीमेंट ने कुछ अलग तरह से किया, बिरला सीमेंट ने कुछ अलग तरह से किया, तो बेटा ये बेचारा तो आखिरी में परेशान सा हो जाएगा और ये अपनी डिसीजन नहीं ले पाएगा। कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। बेटे कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एक देश में होना जरूरी है।
इस वजह से यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, बेटे एक इंस्टीट्यूट 1949 में हमारे देश में बना, और बेटे उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मैं तो ये कहूंगा कि आप मसाला डोसा सब खाते हैं बेटे, मसाला डोसा, मसाला डोसा आप 5 स्टार में खाएं या किसी ढाबे में खाएं, ढाबो नहीं बेटे, ढाबे या किसी वैन में, खड़ी हुई वैन में खाएं, बेटे सांबर डोसे की क्वालिटी अलग हो सकती है, किसी को प्रॉफिट हो सकता है, किसी में लॉस हो सकता है, लेकिन इन सभी में बनाने का तरीका एक ही होगा, एक ही होगा, एक ही होगा। बेटे पाव भाजी, बेटे दही भल्ले, बेटे पुदीने की चटनी, बेटे पानी पूरी, बेटे कचौड़ी, बेटे टिक्की, बेटे समोसे, बेटे बर्फी, आप कहीं भी खाएं बेटे, बीकानेर में खाएं, हल्दीराम में खाएं, क्वालिटी अलग हो सकती है, टेस्ट अलग हो सकता है, लेकिन 80 to 90% उन्होंने सेम अकाउंट, सेम ट्रीटमेंट, सेम मेथड फॉलो किया होगा उस चीज को बनाने में। हाँ वो बात अलग है, किसी ने पिस्ता ज्यादा डाल दिया, किसी ने चांदी का वर्क ज्यादा डाल दिया, तो टेस्ट हल्का सा चेंज हो गया, लेकिन बेटे बनाने का एक बेसिक तरीका तो बेटे वही होता है। इसी तरह से हमारे देश में बेटे अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो बेटे एक ही मेथड हम फॉलो करेंगे, और उस मेथड का नाम है, उस मेथड कहां से आते हैं बेटे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक केस स्टडी रखना बेटे, कुछ केस स्टडीज करेंगे। मैं अभी एक केस स्टडी रख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह, मैंने सोचता हूं चलिए बैलेंस शीट बनाई, यहां पर मैंने लिखा फिक्स एसेट्स 5 लाख, स्टॉक 2 लाख, डेटर्स 1 लाख, मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया, 7 और 1 8 लाख टोटल कर दिया जी लोग। यहां लिख रहा हूं जी शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व्स और सरप्लस 1 लाख, करंट लायबिलिटीज 4 लाख, ये बेटे 8 लाख बना दिया। और मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ बेटे, ये बैलेंस शीट मैंने खाली समझाने के लिए बनाई है, कंपनीज एक्ट 2013 में आजकल अलग तरह की बैलेंस शीट आ रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी, आप प्राइमा फेसी देखेंगे और आप देखेंगे रिजर्व्स भी है, फिक्स एसेट्स भी है, कि भाई ये कंपनी अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है। ज्यादा दिक्कत लगती है तो मैं इसको 4 कर देता हूँ और इसको 1 लाख कर देता हूँ करंट लायबिलिटी को। अब बताइए, अब तो और भी बढ़िया लग रही है कंपनी, 4 और 4 8 और 1 9, इसको भी 2 कर दिया, इसको 9 कर दिया, इसको 9 कर दिया। एक बच्चा कहता है मास्टर पहले एग्जांपल सोच तो लेता। नहीं बेटे, सोचे नहीं जाते, रटे नहीं जाते बेटे, अपनों से अपनी सी बात होती है। अचानक एग्जांपल आता है, अंदर से कोई कहता है कि इसको बेटे एग्जांपल भी बता, तो बेटे आपके सामने आ जाता है। तो आप प्लीज मजे लीजिए जिंदगी के और इस क्लास को सुनिए और देखिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा ये बैलेंस शीट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कंपनी सेक्रेटरी जी, कंपनी सेक्रेटरी जी, कॉस्ट अकाउंटेंट जी, कॉस्ट अकाउंटेंट जी, सीए जी, सीए जी, ये बैलेंस शीट कैसी है, ये कंपनी की कैसी लगती है? आप कहेंगे प्राइमा फेसी देखकर, चेहरा चेहरा देखकर, चेहरा क्या देखते हो? प्राइमा फेसी का मतलब होता है फर्स्ट व्यू से आपको लगेगा दिस कंपनी इज अ गुड कंपनी। बट अगर मैं बेटे नीचे 1-2 इंफॉर्मेशन और दे दूं, मैं कहूं फिक्स एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड इन दिस ईयर as compared to WDV in last years। मैंने कहा इस साल मैंने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से दी एज कंपेयर टू WDV पिछले सालों में। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं कहूं जी, मैं आपको कहूं स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और market price whichever is higher,
हायर लिखा है, लोअर नहीं लिखा। बेटे आप ये बताओ, अगर अगर मैं ये चीजें भी नीचे लिख दूं तो क्या लगता है आप आज भी क्या उतने ही इस कंपनी के लिए वही सेम व्यू रखेंगे, या आपके विचार इस कंपनी के लिए बदल जाएंगे? बेटे बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि ये कंपनी पिछली बार कुछ और ट्रीटमेंट फॉलो कर रही थी, इस बार कुछ और कर रही है। पहले स्टॉक को इस तरह से लोअर पे वैल्यू कर दी थी, अब हायर पे कर रही है। तो बेटे ये कहीं ना कहीं मिसमैच है। तो बेटे इस मिसमैच के चक्कर में आप एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो बेटे कंफ्यूजन होगी, नर्वस होंगे सब, और बेटे अल्टीमेटली सेविंग्स को हम कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सेविंग्स कैन नॉट बी कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो बेटे वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और दो और बेटे मैं क्या बताऊं, मान के चलते एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, सुनना जी ध्यान से सुनना, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है और 3 साल लग जाएंगे बेटे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में। बेटे आप L&T के फाइनेंस मैनेजर हो, ये लो लार्सन एंड टोब्रो, आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे 3 साल के बाद, और आपको लग रहा है कि 3 लाख रुपए हर साल लगेंगे और 9 लाख रुपए का खर्चा होगा और 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। सपोज करते हैं कि आप इस फर्स्ट ईयर के एंड में पहुंच गए, 1 साल हो गया, आपका 1 साल हो गया, आपने सोचा था 3 लाख रुपए खर्च होंगे लेकिन 2.5 लाख रुपए ही खर्च हुए, कोई बात नहीं। अब आप एक सीए के पास पहुंचे, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहिबा, हाँ मैडम सीए के पास पहुंचे, क्योंकि आपने सुना हुआ था कि अकाउंट्स का सरताज, अकाउंट्स का विद्वान सीए ही होता है। अब बेटे सीए मेल भी हो सकता है, बेटे सीए फीमेल भी हो सकता है। मैंने कहा एक सीए फीमेल के पास पहुंचे, कौन? लार्सन एंड टोब्रो वाले। उन्होंने कहा साहब हमारे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 12 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 9 लाख रुपए की कॉस्ट है, आप बताइए हमें कितना प्रॉफिट इस वर्ष ट्रांसफर करना चाहिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा इस सीए साहिबा ने क्या किया, इस सीए साहिबा ने किया, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। उन्होंने कहा जी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है, और आपकी जो कॉस्ट है वो 9 लाख रुपए जो आपने सोची थी, इसका मतलब प्रॉफिट 3 लाख रुपए का है, और ये प्रॉफिट 3 साल का है, इसलिए सीए साहिबा ने 3 से भाग कर दिया और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाल लिया। बेटे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट 1 साल के लिए कैलकुलेट कर लिया। आप आ तो गए लेकिन आपके मन में कुछ न कुछ रह गया कि शायद ये सीए साहिबा ने कैलकुलेट पूरा नहीं किया। आपने सुना था कि सीए तो बहुत सारी बातें करते हैं, सीए तो बहुत कुछ पूछते हैं, सीए तो बहुत कुछ बताते हैं। बेटे यही खेल कंपनी सेक्रेटरीज का है कि कंपनी सेक्रेटरीज तो बातों का खाते हैं। बेटे बहुत कुछ नॉलेज होती है उनको, बहुत कुछ बताते हैं, इतनी छोटी सी चीज भी डिटेल में बताते हैं। तो आपने क्या किया, आप लार्सन एंड टोब्रो के फाइनेंस मैनेजर हैं, आपने बीकॉम पास किया हुआ है, आप दूसरे किसी सीए के पास गए, फिर सारी बातें बताई। दूसरा सीए कहता है कि ये बताओ कि पूरी सेल कितने की है, आपने कहा 12 लाख। फिर उसने कहा कि भाई आपने फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस कितना किया, फर्स्ट ईयर में तो एक्चुअल एक्सपेंस हो गया 2.5 लाख रुपए का, बिल्कुल ठीक है जी। और नेक्स्ट 2 इयर्स आपको क्या लगता है कितना एक्सपेंस होगा, आपने कहा जी 6 लाख, 3 लाख। तो बेटे 8.5 लाख में से आपने निकाला उसने प्रॉफिट 1,50,000, और बेटे 1,50,000 को 3 में भाग कर दिया, उसने कहा जी 50,000 रुपए, अच्छा 8.5, 1.5, 3.5 है बेटे, 3.5, तो बेटे 1,12,500 रुपए का प्रॉफिट आ गया। एक बच्चा हंसने लग गया, उसने कहा मास्टर ने गलती कर दी। बेटे गलती किससे नहीं होती, बेटे गलती करने वाला कोई घबराना नहीं चाहिए, गलती करके भूल सुधार ना करें वो गलत बात है। तो ध्यान से आप मुद्दे को देखिए, फालतू की बातें मत कीजिए, कमर सीधी कर लीजिए। भले आपको ये डीवीडी फ्री में मिली है, यकीन मानिए आपका समय बड़ा प्रीशियस है,
आप अपने समय को व्यर्थ नष्ट ना करें, ध्यान से सुने। मैं आपके सामने एक मुद्दा ला रहा हूं, व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटे आप बताइए जी, ये सीए कहता है जी 1,12,500 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, पहला सीए कह रहा था 1 लाख का होना चाहिए। तो ये साहब क्या कह रहे हैं, इन्होंने ये एक तीसरे सीए के पास चले गए क्योंकि तसल्ली नहीं हो रही थी। उसने कहा भाई 1 साल तो पूरा हो चुका है, तो आप क्या करें, सेल प्राइस जो है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 साल की लिखे 3 लाख, और 1 साल का एक्सपेंस लिखे, एक्सपेंस 2.5 लाख जो एक्चुअल एक्सपेंस है, और यहाँ प्रॉफिट लिखे 50,000 रुपए। आपसे तो रहा ही नहीं गया, उल्टा आपने, आप कौन, आप एलएनटी के फाइनेंस मैनेजर जिसने बीकॉम पास किया है, जो कुंजी पढ़ के पास हुआ है, जो चैंपियन पढ़ के पास हुआ है, आपने तो सिर पकड़ लिया, हाय हाय रोने लग गए, रोने लग गए। क्यों? क्योंकि बेटे पहला सीए कहता है 1 लाख का प्रॉफिट, दूसरा सीए कहता है 1,12,500 का प्रॉफिट, तीसरा सीए कहता है 50,000 का प्रॉफिट। बेटे सब कुछ तो वही है, तो बेटे कहीं ना कहीं एक ही तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं? आप बताइए बेटे, चाहे आप झुमरी तलैया में कॉन्ट्रैक्ट करें, चाहे आप बिहार में करें, चाहे आप दिल्ली में करें, चाहे वाराणसी में करें, चाहे मुंबई में करें, बेटे एक देश में आप जब करें तो बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बेटे विचार तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपको कहूं कि 10th क्लास के बच्चों के बोर्ड के पेपर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो अभी आप में से 2 गुट बन जाएंगे, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट बन जाएंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहेगा, एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहेगा कि होने चाहिए, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहेगा नहीं होने चाहिए। अब बेटे एक स्कूल ऑफ थॉट के अलग व्यूज हो सकते हैं, वो कहेगा जी होने चाहिए क्योंकि उन्होंने पेपर दिए थे, उनको लगता है 10th क्लास के बच्चों को देने चाहिए जो जो खुद किया हो ना इंसान ने, कहता है ये भी करे ये भी करे। और दूसरी स्कूल ऑफ थॉट कह सकती है कि नहीं भाई छोटे बच्चे माइंड में इनके प्रेशर आ जाते हैं, गलत स्टेप ले लेते हैं। तो बेटे 2 विचार हैं। अब सवाल ये आता है कि इस विचारों को, इसका रिजल्ट कैसे निकालें? तो ये क्या करेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में अपने विचार रख देंगे। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इनके विचारों को सोचेगा, एक कमेटी बनाएगा, उस कमेटी में इन सभी विचारों का गंथन होगा और ये कुछ कुछ डिसीजंस में आएंगे, 3-4 डिसीजंस में आएंगे और अलग अलग मुद्दे होंगे, और ये वेबसाइट में इन सारी बातों को अपलोड कर देंगे और लोगों से क्या मांगेंगे कि भैया आप अपने बारे अपना भी कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें। बेटे कुछ दिनों तक कंट्रीब्यूशन होगी और लास्ट में एक डिसीजन हो जाएगी। बेटे बिल्कुल इसी तरह से मैंने अभी तक ये बताया व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाय राम, मेरे बेटे को तो समझ भी आ गया व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटे अकाउंट्स की स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? टेक्निक्स with the help of which accounts are to be prepared, financial statements are to be prepared. If stock is to be valued, then it should be valued as per this. If cash flow statement is to be prepared, then it is to be prepared as per this. Bete, if amalgamation in merger is there as per AS 14, then it should be as per this. So bete, accounting standards are the techniques, are the methods, are the treatments of different items which should be followed while preparing financial statements. दूसरी बात, इशू कौन करता है? हमारे देश के बड़े पापा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बेटे मैं मानता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को बड़े भैया, बेटे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज को या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स को छोटे भैया, छोटे भैया, हाँ, और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज को छोटी बहन। बेटे एक ही खानदान के हैं ये। बेटे 1949 में बना था सीए इंस्टीट्यूट सबसे पहले, और बेटे 1980 में बना था सीएस। तो बेटे बताओ जो सबसे पहले आया वो तो बड़ा ही होगा, और बेटे लगभग 1960 के आसपास मुझे लगता है, मैं पूरा श्योर नहीं हूं, लेकिन इसी के बीच में आईसीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट बना। तो बेटे हम इस समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं
और एक एक्सपेंस किया इन्होंने, वो एक्सपेंस रामलाल के हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए, बेटे श्यामलाल के हिसाब से कैपिटल एक्सपेंस होना चाहिए, और इसके हिसाब से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए। ध्यान से बेटे, रामलाल के हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए, बेटे श्यामलाल के हिसाब से कैपिटल एक्सपेंस होना चाहिए, और बेटे मोहनलाल के हिसाब से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए। और सबके अपनी जस्टिफिकेशंस हैं, सब अपनी अपनी जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं और सब ठीक भी हैं। तो बेटे अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? हवन करेंगे। जब जीव जंतु जब सो रहे होंगे, भूत प्रेत जब रो रहे होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेटे अब ये क्या करें, ये अकाउंट्स कैसे बनाएं? तो ये तीनों क्या करेंगे, अपनी परेशानी को किसको देंगे, किसको बोलेंगे बेटे अपनी परेशानी? तो ये अपनी परेशानी लिखकर किसको देंगे? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कि भाई हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, और सब अपनी जस्टिफिकेशन देंगे। बेटे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बड़ी तरह की कमेटीज बनाई हुई हैं। बेटे एक कमेटी बनाई हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, मैंने नहीं बनाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बनाई है। बेटे उस कमेटी में बेटे एक चेयरमैन होगा, और बेटे कुछ मेंबर्स होंगे, ज्यादातर बेटे ये मेंबर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, या गवर्नमेंट भी कई बार नॉमिनेट करती है। और बेटे ये इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे, जो मुद्दा इनको किसने दिया, रामलाल ने, श्यामलाल ने और मोहनलाल ने, और ये आपस में डिस्कस करके कुछ नतीजों पे पहुंचेंगे, नतीजे, और वो नतीजे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में अपलोड हो जाएंगे, और इनके ऊपर हम सभी टिप्पणियां मांगेंगे, अपनी थॉट्स को इनवाइट करेंगे कि भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलेंगे, आप बताओ आपके हिसाब से, आप बताओ आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से। उन सभी थॉट्स को, ओपिनियंस को भी डिस्कस किया जाएगा। बेटे जब अपलोड करके थॉट्स को किया जाएगा, तो बेटे हम उसको कहेंगे गाइडेंस नोट बनाया। और कुछ दिनों के बाद जब सब कुछ कंक्रीट फिक्स हो जाएगा कि भाई इसकी ट्रीटमेंट ऐसे होनी चाहिए, स्टॉक की ट्रीटमेंट इस तरह से होनी चाहिए, व्हिचएवर इज लेस, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट होना चाहिए, तो बेटे उसको हम कहेंगे क्या मेरे बेटे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इस तरह से जन्म होता है। बेटे पूरा लेक्चर भले आपके पेपर में नहीं आएगा, यकीन मानिए अगर आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर ध्यान से सुन लिया, तो जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में AS2 AS3 अलग अलग एज कराऊंगा, आपको बहुत पकड़ होगी, कंफर्ट लेवल बढ़ेगा बेटे, क्योंकि आपको लॉजिक समझ आ गया। बेटा लॉजिक समझना है, बेटा रटना नहीं है। तो मैं आपको ये अभी तक बता चुका हूं कि अकाउंट्स में हर एक्सपेंस की, हर इनकम की, एसेट की, लायबिलिटी की एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, और वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू आती है हमारे देश में। लेकिन बेटे एक चीज बताओ, आज जो जमाना बदल चुका है बेटे, आज जो जमाना है, मुझे एक ईमानदारी से बताना बेटे, मैं एक सेकेंड आपको बताऊं, आजकल बेटे MNCs का जमाना है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। बेटे मोदी जी तो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे, उनका बस चले तो स्वर्ग लोक में चले जाए, वो नीचे पाताल लोक में भी घूम ले, और हर देश में जाके क्या कह रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेरे देश में आओ, काम करो, मेरे यहाँ डेमोग्राफी बहुत अच्छी है। तो बेटे आपको मालूम है बड़ी सारी कंपनी हमारे देश में आ चुकी है और आने भी वाली है। इसका मतलब आपको जॉब के लिए या ट्रेनिंग के लिए घबराना नहीं है, सब मिलेगा, भगवान ने पहले इंतजाम कर दिया है। तो मैं आप सबसे ये कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूँ बेटे। एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका हेड ऑफिस अमेरिका में है, यूनिलीवर,
यूनिलीवर, हाँ यूनिलीवर, उसने बेटे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन लीवर बनाई हुई है, बेटे हिंदुस्तान में हिंद लीवर बनाई हुई है, बेटे बेटे अफ्रीका में अफ्रीका लीवर है, बेटे बेटे पूरे ब्रह्मांड में उसकी लीवर लीवर कंपनी है, मान के चलो। अब आप ये बताओ, जब 31 दिसंबर होता होगा तो इनको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती होगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती होंगी, बिल्कुल बनानी पड़ती होंगी, क्योंकि बेटे असली में मालिक तो यही है, ये होल्डिंग कंपनी है और इसकी 100% सब्सिडीज है। तो बेटे जब ये सारी कंपनीज सारी कंट्रीज के कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस मंगाते होंगे, तो यहाँ पर इंडिया में अगर स्टॉक रह जाता है, तो मान के चले हमारे यहाँ AS2 है, एक सेकंड के लिए मान लें, अफ्रीका में रह जाता है, तो इनकी भी कोई अफ्रीकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगी, अभी हमने डीप में नहीं जाना, अफ्रीकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, जो कुछ और बोलती है, जो हम कहते हैं वो नहीं कहते। ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटे कुछ और है। अब आप ये बताइए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय इस यूनिलीवर के हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा आपके हिसाब से? बेटे बेटे आपको मालूम ही है कि अगर ये कंपनी एक तरह का सिस्टम फॉलो नहीं करेगी तो बेटे इसका सारे प्रॉफिट ही अलग अलग हो जाएंगे। तो बेटे वहां पर एक नई चीज का जन्म हुआ और उसको हमने कहा IFRS। बेटे इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आराम से बेटे बेटे कई बार शॉर्ट नोट इसमें भी आ रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बेटे ऐसी स्टैंडर्ड्स जो पूरे ब्रह्मांड पूरे अर्थ प्लैनेट में लग रही है, लागू है। इसका मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, आप अफ्रीका में काम कर रहे हैं, आप लंदन में कर रहे हैं, आप ग्रीनलैंड में कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, आप तालिबान में कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान में कर रहे हैं, आप नेपाल में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, पानी के नीचे कहीं गहराई में काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि बेटे 70% तो पानी है ये वाइट वाइट। तो आपको एक ही तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करनी है और उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बेटे हमारे देश में ये लागू होने वाली है और बेटे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है? बेटे इसके लिए क्या बना? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बोर्ड बेटे जैसे हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना, तो वैसे बेटे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना। तो बेटे वो बोर्ड में पूरे देश के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मेंबर्स हैं और ये सब बैठकर पूरे ब्रह्मांड पूरे अर्थ प्लैनेट के लिए एक तरह के स्टैंडर्ड्स ट्रीटमेंट्स अकाउंट्स की बनाते हैं, जिससे कि एक MNC का अकाउंट सभी लोग इस दुनिया के आराम से इवेल्युएट कर पाए, कंपेयर कर पाए और बेटे यूरो इश्यूज आ पाए, बेटे IPOs आ पाए। बेटे जब तक एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगी तो बेटे हमारे देश में घोटाले बहुत होंगे। आपको मालूम है घोटालों में सबसे बड़ा घोटाला एनरॉन का था। मैं भी दिखाता हूँ बेटे, 1 मिनट के लिए देखिए एनरॉन का घोटाला। ये देखिए बेटे बेटे मैंने क्या किया कि इसके 10-12 छोटे छोटे चैप्टर्स बनाए बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, आपको समझाने के लिए। तो जैसे पहला चैप्टर बनाया बेटे व्हाई देयर इज अ नीड, व्हाई देयर इज अ नीड, व्हाई देयर इज अ नीड और व्हाट इज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और व्हाट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेटे मैं तो रटवाता हुई नहीं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड क्यों आई। तो बेटे उसकी नीड के लिए मैं पीछे गया, तो मैंने कुछ केस स्टडीज देखी, कुछ कंपनीज को पढ़ा और उन कंपनीज को देखा कि आज वो कंपनीज हमारे यहाँ नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गई, वो लुट गई, वो खत्म हो गई और कितनी फैमिलीज बर्बाद हो गई और बेटे ट्रस्ट फैक्टर कम हो गया। और उसके पीछे कारण एक ही था, अकाउंट्स का मैनिपुलेशन। तो एनरॉन का जो CEO था अमेरिका का जो आया था, बेटे ये केस स्टडी आपके सामने है, आप देखिए, उसको काला पानी की सजा हो गई बेटे। आज एनरॉन खत्म हो गई,
टाइम हो तो कभी गूगल सर्च में जाकर आप एनरॉन डालकर चेक तो करिए कि इसमें हुआ क्या था। बेटे मैनिपुलेशन हुई थी, मैंने वो केस स्टडी गूगल से डाउनलोड की, आपके लिए रख दी कि बेटे एनरॉन केस स्टडी में आपको पता है कि क्या हुआ था, आप प्लीज इसको देखना चाहिए, इसको देखें। और बेटे एक सीए फर्म आर्थर एंडरसन बेटे आज ये खत्म हो चुकी है इसी वजह से, क्योंकि इसने भी मैनिपुलेशन में साथ दिया था एनरॉन का। तो कहने का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का होना बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का भी होना बहुत जरूरी है। और बेटे फिर देखिए मैंने नीचे लिखा बेटे, बेटे क्या लिखा बेटे, ये तो हमारी कंपनी है बेटे सहारा, बेटे सहारा के बाद महिंद्रा सत्यम कंप्यूटर्स। बेटे आपको मालूम है इन सब ने कितने बड़े बड़े घोटाले किए। वो बेटे ये बुक में आपको बना के दिया मैंने, लेमैन ब्रदर्स, लेमैन ब्रदर्स, लेमैन ब्रदर्स। ये देखिए बेटे बुक मिलेगी आपको, बुक मिलेगी, ये बेटे लेमैन ब्रदर्स। तो बेटे इतने घोटाले हो रहे हैं बेटे। किंगफिशर एयरलाइन, आपको मालूम है किंगफिशर एयरलाइन में बेटे विजय माल्या तो हमारा देश छोड़ के भाग गया लंदन। विजय माल्या हाय हाय, विजय माल्या हाय हाय। तो बेटे अगर हमें ये सब घोटाले रोकने हैं बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का होना जरूरी है। और बेटे पूरे अर्थ प्लैनेट में एक ही तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चलते हैं यूएस गैप्स, इंडिया में चलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हुआ क्या, जब ये आईएफआरएस बनने लगे तो इस बॉडी ने हर देश को कहा कि अब आप हमारा स्टैंडर्ड फॉलो करें। तो बेटे कई बार क्या होता है ईगो इशू आ जाते हैं। जो छोटे छोटे देश थे ना, नेपाल, श्रीलंका या और भी जो छोटे मोटे देश थे, उन्होंने कहा ठीक है हम आईएफआरएस को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे आप बना रहे हैं। लेकिन बेटे कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने इसको अपनी इज्जत मान ली, जैसे इंडिया। बेटे इंडिया में उन्होंने कहा जी हम तो ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं एक नए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जिसमें कुछ हम बातें रखेंगे अपनी, क्योंकि हमारे देश की कुछ अलग बातें हैं, कुछ आपकी रखेंगे। और बेटे उसको उन्होंने कह दिया इंड एस। क्या कहा? इंड, IND, इंड एस। क्या कहा? इंड एस, इंड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेटे इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, व्हाट इज राइट शॉर्ट नोट फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? इंड एस, IFRS, यूएस गैप्स। तो बेटे मैंने आज की क्लास में ये बात बताने की आपको सबको कोशिश की कि हम बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाई वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके आंसर्स भी जानना चाहते हो, तो बेटे उसके बाद अगर आप आने वाली क्लासेस में ये जानना चाहते हो कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटे मैंने हर क्वेश्चन को अलग अलग तरह से लिख दिया। देखिए ना बेटे 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है मैंने इसको इतना जबरदस्त अलग से कवर किया कि 10 में से 8 तो पक्के। तो बेटे इसके मैंने छोटे छोटे 10 चैप्टर बनाए, 10-12 स्टैंडर्ड्स करेंगे बेटे, 32 स्टैंडर्ड टोटल है बेटे। लॉजिक समझेंगे तो अगर आप ये सभी बातें जानना चाहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बारे में, तो आप एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, बेटे ये देखिए बेटे ये मैंने पहले चैप्टर जो आज अभी थोड़ा सा शुरू किया है इसमें बेटे मैंने लिखा है हिस्ट्री, एप्लीकेबिलिटी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो बेटे केस स्टडीज बताएंगे मैंने इसमें पहले, जैसे पहली केस स्टडी है किंगफिशर एयरलाइंस, फिर दूसरी है सत्यम कंप्यूटर्स, तीसरी एनरॉन, और बेटे फिर कंसेप्ट्स लिखे। बेटे पहले चैप्टर में मैंने लगभग 9 कंसेप्ट्स। पहला कंसेप्ट है बेटे व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसेप्ट 2 व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स as per schedule 3 Companies Act 2013। बेटे concept 3 meaning and need of accounting standards। concept 4
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेटे मेरे नोट्स में यही खासियत है कि मैंने क्या किया, उस चैप्टर को कंसेप्ट में और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और आपको लॉजिक दूंगा, आपको समझाऊंगा, और बेटे इसी तरह से हम जीवन में कंपनी अकाउंट में ज्यादा नंबर लेकर आ पाएंगे। जैसे कंसेप्ट 5 है बेटे, कंपैरिजन भी की बेटे IFRS, IAS और इंड AS। कंसेप्ट 6 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। कंसेप्ट 7 जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। फिर बेटा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी आने वाली क्लासेस में अटेंड करें और मैं बड़ा कुछ नया नया बताने वाला हूँ। और बेटे मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स बड़ी प्रिपेयर की हैं आपको समझाने के लिए। जैसे बेटे ये ISI मैंने लिखा ISI, मैं पूरी क्लास में चर्चा करूंगा और चर्चा करने के बाद लास्ट में उस पूरी चर्चा को PPT के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, हवन करूंगा। जैसे बेटे मैंने कहा, आपने देखा होगा ISI मार्क, एग मार्क, तो आपको एक विश्वास होता ना कि कुछ न्यूनतम क्वालिटीज तो इसमें जरूर होंगी। तो बेटे उसी तरह से सत्यम मैंने बताया, अभी सहारा बताया, किंगफिश एयरलाइंस बताया, हॉलमार्क बताया। जब आप हीरे चांदी सोना लेते हैं तो बेटे हॉलमार्क लगा होता है, तो बेटे आपको एक मन में तसल्ली होती है ना। बिल्कुल उसी तरह से जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, आप डिवेंचर होल्डर भी हो सकते हैं, आप इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, आप प्रेफरेंस होल्डर भी हो सकते हैं। तो बेटे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो 7-8 हो सकते हैं। तो बेटे उन सभी यूजर्स को हमें प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन देनी है, तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करनी पड़ेगी और उनको प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और उन सभी स्टेटमेंट्स में हमें ट्रीटमेंट भी एक जैसी करनी पड़ेगी, तब जाके बेटे बात बनेगी। इसी तरह से फिर मैंने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया। बेटे प्लीज अगर आप बना लें तो मुझे खुशी मिलेगी। मालूम है मुझको कि बेटे आपने इस DVD के लिए पैसे नहीं दिए, यकीन मानिए मैं अपना खून निकाल कर आपको दे रहा हूँ इस समय। मैं चाहता हूँ कि आप भले पैसे तो छोड़ दीजिए दोस्तों, मेरे को वैसे ही बहुत आ रहे हैं, आप ईमानदारी से अगर इस फ्लो चार्ट को भी बना लेंगे ना तो बेटे मुझे खुशी होगी कि मैंने जो चाहा वो पाया। बेटे आप पास होंगे तो मुझे तो खुशी होगी। तो देखिए मैंने मीनिंग ऑफ एस लिखा, तो बेटे एक ऐसी इकलौती क्लास उमेश आनंद की जहां पर हम ऑडिटिंग को भी फ्लो चार्ट से कर रहे हैं, एस को ध्यान से देख रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो बेटे क्यों नहीं आएंगे 80 से ज्यादा नंबर। तो बेटे देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द टेक्निक्स टू बी फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। बेटे इसके लिए हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है, व्हाट और व्हाई और हाउ वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स of items of account financial statements and who prepare accounting standards। तो बेटे जैसे मैंने बताया AS, इंड AS, IFRS, US GAAP, और बेटे ये बड़ी सारी स्टैंडर्ड्स हैं, ये वाली स्टैंडर्ड्स हैं बेटे IAS, IFRS, वो सब हम देखेंगे। तो आप सभी पहला चैप्टर जो आपको मिला है, जो आपको पहला चैप्टर मिला है उसको जरूर देखें। मैं तो चाहूंगा कि जब आप लेक्चर नंबर 2 में आए, आज तो बेटे इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आज मैंने कुछ ज्यादा बताया नहीं, मैंने एक ही मुद्दा अपने सामने रखा, क्या कि व्हाई वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाई देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हु इश्यूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, and why there is a need of preparing accounting standards, and why there is a need of preparing IFRS, International Financial Reporting Standards। तो बेटे आने वाले लेक्चर में यकीन मानिए आप बहुत मजा करने वाले। आप YouTube से देखें, आप फेस टू फेस देखें, आप पेन ड्राइव लें, लेकिन बेटे बिल्कुल पास हो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर करके जाएं। कंपनी अकाउंट्स में 2-3 क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, 3-3, 4-4 नंबर के, 10 नंबर तो मान के चलिए कि एस में से आएगा। और बेटे आप कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, तो बेटे आपको तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ज्ञान होना ही चाहिए। और एक कंपनी सेक्रेटरी बेटे बैलेंस शीट को साइन करता है, तो बेटे आपको पता है जब आप साइन कर रहे हैं तो आप हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि पेपर में भी आए या ना आए, जबकि ऐसा नहीं आ रहा है,
आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग जल्दी मिलेगी, जॉब जल्दी मिलेगी, लाइफ में सक्सेसफुल जल्दी होंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप IFRS का डिप्लोमा भी कर लीजिए, CA इंस्टीट्यूट भी करा रहा है, CS इंस्टीट्यूट भी करा रहा है और CW इंस्टीट्यूट भी करा रहा है। और मेरा एक वीडियो जरूर देखिए यूट्यूब पे फॉरेन कोर्सेज के ऊपर, उसका नाम ही डाला मैंने फॉरेन कोर्सेज, उससे पता चलेगा कि आपको आपकी लाइन के साथ साथ और कौन से कोर्सेज करने चाहिए, क्योंकि बेटे जमाना तो बदल रहा है ना। CS करते करते आपने जवानी लगा दी, तो बेटे कोई दूसरा कोर्स लंबा वाला करेंगे तो बूढ़े भी हो जाएंगे। बेटे मैंने गलती कर दी क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने CA भी की, मैंने CS भी किया, मैंने CMA भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। लेकिन मैं कहता हूँ आजकल जमाना बदल रहा है, आप एक ही कोर्स करें लेकिन उसके साथ साथ छोटे मोटे फॉरेन कोर्सेज कर लें। उसके लिए मेरा एक यूट्यूब का वीडियो देखें, आपके फायदे के लिए मैंने रखा बेटे। तो प्लीज बेटे आज मैं अपनी क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो इंट्रोडक्शन है बेटे यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में 3 में मिलेंगे बेटे। हर लेक्चर में अलग अलग तरह की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे, लॉजिक सीखेंगे, नीड देखेंगे। ये जो पहला चैप्टर है बेटे ये पेपर में नहीं आता, आपकी नॉलेज के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन बेटे मैंने लिखा, फिर बेटे दूसरा लिखा, देखिए व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और बेटे फिर थर्ड लिखा नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारा एक्सप्लेन किया बेटे। फिर फोर्थ लिखा नीड बैरियर्स ऑफ IFRS। अब बेटे एक लंदन देश है जो IFRS बना रहा है, तो बेटे सारे देश माने या ना माने ये बड़ी परेशानी हो रही है IFRS को, तो बेटे उनके बैरियर्स क्या है वो देखा, वो लिखा बेटे मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। फिर बेटा मैंने सारी IFRS को, IAS को और AS को बेटे US गैप के साथ बेटे लिख दिया और कंपेयर किया। जैसे हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है इंडिया में, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। हमारे यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है बेटे कैश फ्लो की। तो इसी तरह से हमारी में नंबरिंग अलग अलग है और वहां की नंबरिंग अलग है, थोड़ा सा कंटेक्स्ट भी इंडिया के लिए अलग है हल्का सा। इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स विद IFRS। कि हम अपनी बनाएंगे, आपकी भी कुछ बातें रखेंगे लेकिन हम कन्वर्ट करेंगे, पूरी एज इट इज अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद एक अच्छी कामना रखता हूं आपके लिए कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बने, अच्छे बने। भले आप मुझे नहीं भी जानते हैं, कोई बात नहीं बेटे, मैं भी तो नहीं जानता, लेकिन मेरे अंदर उद्देश्य जो है आपको पास कराना है। उस भावना से मैं आपके लिए इसको YouTube के वीडियो को अपलोड करूंगा और आपको कहूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को एंजॉय करें और जरूर बोले बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे मैं हर क्लास में पेन ड्राइव की हो या फेस टू फेस की हो, मैं बार बार बोलता हूँ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी। बेटे परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती है, नरेंद्र मोदी जी की लाइफ में नहीं है, बराक ओबामा की लाइफ में नहीं है। बेटे हमने उन परेशानियों से घबराना नहीं है। बेटे वो समय जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। आप अडिग होकर उस तूफान के सामने खड़े रहेंगे। बेटे आप कैसी बातें करते हैं, जो जहाजों को गिरा दे, सुनना जरा ध्यान से, जो जहाजों को गिरा दे उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। बेटे इसलिए आपने तूफानों से टक्कर लेनी है और जीत के दिखाना है। बेटे CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 या CMA कर रहे हो या आप CA कर रहे हो, बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके जानी है और जीतना है, जीतना है। बेटे ऐसे ख्वाब बनाने के हम जीतेंगे। बेटे सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। इन्हीं बातों के साथ आपने अपना समय लगाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं कि आने वाले दिनों में आपका पढ़ाई करने में मन करे, आप लाइफ में सक्सेसफुल बने और अपने माता पिता के सपने पूरे करें। मेरी शुभकामनाएं आपको